नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे हृदय से स्वागत है। आज मैं कोर्स स्टिल लाइफ के बारे में बताऊंगा। आज के वीडियो का शीर्षक है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टिल लाइफ एंड प्लान। इसके बारे में विस्तार से हम इसी वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्यकला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत। माई सेल्फ लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इग्नू, दिल्ली, इंडिया। इस विषय का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है, टारगेट लर्नर क्या है, इस कोर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, निफ्ट, NID या मेडिकल और इंजीनियर के जो छात्र प्रथम वर्ष के हैं, फाउंडेशन के हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, ताकि वो एडमिशन के बाद अपने प्रोजेक्ट को, अपने असाइनमेंट को, अपने इक्विपमेंट्स को प्रॉपर तरीके से, अनुपात के तरीके से वो रेखांकन कर पाएँ। इसके बाद वो टारगेट और लर्नर हैं जो स्वतंत्र रूप से स्टिल लाइफ का अध्ययन कर रहे हैं या पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं, तो वो यह इस कोर्स को अभ्यास करेंगे यदि, तो अच्छे से वो अपने इमोशन को पेंट और ड्रॉ कर पाएँ। आज मैं बात करूँगा विषय स्थिर चित्रण, वस्तु चित्रण अध्ययन। इसी का इंग्लिश में नाम है स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ। तो बहुत सी भ्रांतियां होती हैं हमारे विद्यार्थियों में कि वस्तु चित्रण क्या है, स्टिल लाइफ क्या है, स्थिर चित्रण क्या है। तो प्रचलित भाषा में स्टिल लाइफ ही हमारे देश में, विदेश में जाने जाते हैं। तो उसके साथ साथ हम जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, उनके सहजता के लिए मैं स्थिर चित्रण अध्ययन, वस्तु चित्रण अध्ययन का शब्द, भाषा मैं प्रयोग कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह कोर्स 12 सप्ताहों में पूरा होगा, जिसमें वीडियो की संख्या 30 होगी। स्टिल लाइफ के सिद्धांत, प्रयोग के बारे में, कला कौशल एवं उसके विकास के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आप सूक्ष्मतम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, आपके देखने का नज़रिया विकसित होगा। तो यह इस कोर्स के टारगेट की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिल लाइफ के गहन अध्ययन की। तो सबसे पहले मैं इसके डिफिनीशन की बात करूंगा, परिभाषा की बात करूंगा, और स्टिल लाइफ में सममित, असममित अर्थात सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल स्टिल लाइफ के बारे में ही बात करूंगा। उसके बारे में फॉर्म, टेक्सचर, टोन इत्यादि रेंडरिंग के बारे में बात की जाएगी। तो परिभाषा के लिए मैं बता दूं, किसी भी वस्तु के बाह्य आकार को छाया प्रकाश के द्वारा आधार तल पे आभासी इफेक्ट पैदा करना ही स्टिल लाइफ कहलाता है, स्थिर चित्रण अध्ययन कहलाता है, वस्तु चित्रण अध्ययन कहलाता है। इसके बारे में मैं वीडियो 2 में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही आप जानें कि इसका परिभाषा क्या है। तो इसके बारे में मैंने बात किया सममित, असममित। तो आप देखेंगे प्रकृति में जितने भी वस्तुएं विद्यमान हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2 रूपों में ही होता है, सममित और असममित, सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल। सममित के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वह ऑब्जेक्ट जिसको वर्टिकल लाइन से 2 भागों में बांट देते हैं और लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट समान रूप से दिखते हैं, वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको वर्टिकल लाइन से किसी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांट दें तो लेफ्ट और राइट का जो पार्ट है बराबर मात्रा में न दिखे। तो आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल के बारे में। अब बात करते हैं फॉर्म, टेक्सचर, टोन। तो आप देखेंगे हर वस्तु के फॉर्म्स अलग होते हैं, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है, या इंसान हो या कोई प्रकृति में कोई फॉर्म हो, हर प्रकृति के वस्तुओं का टेक्सचर मीन्स
पोत, हिंदी में उसको पोत कहते हैं। तो हर वस्तु की अपनी टेक्सचर होती है, उसके बनावट से ही हम पहचान पाते हैं कि वो किस सामग्री की बनी है, वो उसका रंग कैसा है, उसका टोन कैसा है। तो टोन के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि रंग के हल्के और गहरेपन को टोन कहते हैं। हर वस्तु का टोन अलग होता है। जैसे इंसान के रंगों का हम बात करें, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, तो सबका टोन अलग है, स्किन का टोन अलग है। वैसे वस्तुओं का भी है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है। तो उस कलर के जो प्रकृति है जिसे वो पहचान में आता है, उसी को हम टोन कहते हैं। और इन टोन को दिखाने के लिए हम स्टिल लाइफ में पेंसिल, पेन, ब्रश इत्यादि का प्रयोग करेंगे। इस कोर्स को पूरे 12 सप्ताह में बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि आपको कैसे वीक 1 से लेकर वीक 12 तक, 12 वीक तक आपको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। सबसे पहले आपको स्टिल लाइफ का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, स्केचिंग, इक्विपमेंट्स, टोन, टेक्सचर, शेडिंग और सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा कि सिंगल ऑब्जेक्ट को कैसे देखें, उसके प्रोपोर्शन को कैसे ऑब्जर्व करें, डबल ऑब्जेक्ट को कैसे आप ऑब्जर्व करें और कैसे ड्रॉ करें। इसके बाद आप नेचर में यदि जाते हैं तो कैसे नेचर को ऑब्जर्व करें, कैसे नेचर के किसी पेड़ को देख रहे हैं तो उसके पत्तियों की बनावट को देखें, उसके तने के बनावट को देखें। मैंने नेचर शब्द इसलिए यूज़ किया है, स्टिल लाइफ नेचर भी उसका एक पार्ट होता है। जब आप स्टिल लाइफ करेंगे, जैसे गुलदस्ता हो गया, गुलदस्ते में तो फ्लावर आएंगे, लेकिन फ्लावर कहाँ से आएगा, वो नेचर से ही आएगा। तो आप जब नेचर का स्टडी किए होंगे तो उस गुलदस्ते के फ्लावर और पत्तियों को बेहतर रूप से बना पाएंगे। इसके बाद पेंसिल, वाटर कलर, पोस्टर कलर, ऑयल कलर आदि मीडियम के भी बारे में विस्तार से बताया जाएगा और किस तरह के पेपर को प्रयोग में लाया जाए, ताकि आप जब स्टिल लाइफ स्थिर चित्रण कर रहे हों तो उसका इफेक्ट पेपर के वजह से भी अच्छा आए। तो आपको पेपर, सरफेस, मीडियम और विस्तार से स्टिल लाइफ के इतिहास से लेकर प्रैक्टिकल तक की जर्नी को इन 12 सप्ताहों में कवर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। स्टिल लाइफ के अध्ययन के दौरान कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग होगा। आप वीडियो 1 से लेकर वीडियो 30 तक में बार बार कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो यूज में आएगा ही आएगा, जिसमें स्केचिंग, ड्राइंग, आउटलाइन, क्वालिटी ऑफ लाइन, टोन, टेक्सचर, शेडिंग, लाइट एंड शेड, कंपोजिशन एंड ऑल कंपोजिशन सेंस परसेप्शन। तो स्केचिंग के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है। आप स्केचिंग और ड्राइंग के बारे में तो थोड़ा सा जाने ही जाने। स्केचिंग कम समय में, कम रेखाओं में किसी भी वस्तु का या मानव आकृति का स्केच या अंकन कर देना ही स्केचिंग कहलाता है, जिसमें लाइन की क्वालिटी विद्यमान होती है, फोर्स होता है, कम रेखाओं का अंकन होता है। इसके बाद बात मैं करूंगा और आपका ध्यान आकर्षित भी करूंगा कंपोजिशन सेंस। कंपोज कैसे किया जाए, वस्तुओं को कैसे रखा जाए टेबल या कहीं भी कि वो देखने में अच्छा लगे, और जब उसको देखकर आप बनाएं और उसको फ्रेम करके किसी भी दीवार पे यदि उसको टांगते हैं आप तो अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगने का मतलब क्या है, उसमें एस्थेटिक्स का दर्शन होना चाहिए, सौंदर्य का दर्शन होना चाहिए, मतलब आँखों को अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल ऑफ स्टूडियो लाइट की बात करेंगे। लाइट स्टूडियो में आप कैसे दे रहे हैं, कितनी मात्रा में दे रहे हैं। उसके बाद नेचुरल लाइट की भी बात आप करेंगे कि जो नेचुरल लाइट कहीं से मिल रहा है तो उसको रिफ्लेक्शन लाइट के रूप में आप यूज़ करेंगे। मैं इसमें बात करूंगा आपको कि स्टूडियो लाइट का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप उस ऑब्जेक्ट का जो स्टडी कर रहे हैं उसको सूक्ष्म रूप से ऑब्जर्व कर पाएँ और बना पाएँ।
नेचुरल लाइट में क्या होता है कि लाइट का स्वभाव है कि सुबह से शाम तक उसके प्रकाश का जो गुण है वो कम और वैसी होते रहता है। सुबह में कुछ रहेगा, शाम में कुछ रहेगा, दोपहर में कुछ रहेगा। आप सुबह के लाइट में किसी विंडो के सहारे उस लाइट को यूज कर रहे हैं तो दोपहर के टाइम लाइट की जो एंगल है वो चेंज होगा और उस ऑब्जेक्ट की लाइट की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बात करूंगा कि आप स्टूडियो लाइट का प्रयोग करें। नेचुरल लाइट में यदि आपको काम करना है तो तेजी से आपको काम करना पड़ेगा, क्विक काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के तो आप उस लाइट को ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आते हैं कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ सरफेस। जो कागज है, जो आपका सरफेस है, कागज हो सकता है, कैनवस हो सकता है, दीवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सरफेस कुछ भी हो सकता है। जहां आप ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप स्टिल लाइफ का अंकन कर रहे हैं, तो सरफेस को कैसे कंपोज किया जाए उसके बारे में भी आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है। आगे की वीडियो में हम रोज बात करेंगे इसी सब्जेक्ट मैटर पे, तो शुरू से लेके लास्ट तक आप परिपक्व भी हो जाएंगे मेरे शब्दों को सुनने के लिए और आप बनाने के लिए। इसके बाद यूज ऑफ ड्रेपरी, कलर, टेक्सचर एंड टोन। तो आप ड्रेपरी को कैसे सजाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है ड्रेपरी। यदि आपका ड्रेपरी एक टोन का है, लाल है जैसे, तो उस ड्रेपरी के साथ हल्के रंग का ही आप यूज करेंगे। यदि आपका ड्रेपरी कंट्रास्ट रेड है तो उसके साथ कोई भी वस्तु लाइट कलर के रेड में रख सकते हैं। उसके अपोजिट कलर ग्रीन को आप रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का जो रंग होगा ड्रेपरी से कहीं मैच नहीं करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड और आपका ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएगा तो टोन आप नहीं समझ पाएंगे और दोनों वो दिखेगा ही नहीं। इसके बाद कलर की मैं बात कर रहा हूँ। कलर में है कि कलर को कैसे बैलेंस किया जाएगा, कैसे आप यूज करेंगे। उसके बाद कलर की बात मैं करूं तो आप पेंसिल कलर की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर कलर की बात कर सकते हैं, ऑयल की बात कर सकते हैं, एक्रिलिक की बात कर सकते हैं। लेकिन आप शुरू में सबसे पहले आप पेंसिल कलर से भी आप स्टिल लाइफ कर सकते हैं। बाकी तो ग्रेफाइट, चारकोल पेंसिल से ही शुरुआत हम करेंगे और आप भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद टेक्सचर को भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सिमिलर टेक्सचर यूज ना करें, टेक्सचर में विविधता होनी चाहिए। ड्रेपरी की टेक्सचर कुछ होगा, दो ऑब्जेक्ट हैं उसका टेक्सचर अलग होगा। जैसे सब्जी का कुछ है, करेला आपने ले लिया, उसके साथ कोई और सब्जी रखना है तो लौकी आप रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं। दोनों के टेक्सचर में अंतर है। कटहल का टेक्सचर अलग है, हर वस्तु, लीची का टेक्सचर अलग है। उसी के अनुसार आपको ऑब्जेक्ट के भी टेक्सचर का ध्यान रखना होगा। टोन का भी मैंने बात कर लिया। ड्रेपरी का जैसे मैंने टोन बताया, आपको ऑब्जेक्ट का भी टोन बताया, वेजिटेबल का भी टोन बताया, तो उसको भी आपको सिखाया जाएगा कि इसमें इन टोन का यूज होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर कैसा। कैरेक्टर, यहाँ चरित्र की बात नहीं है, उसके बनावट की बात है कि हर वस्तुओं की बनावट अलग होती है। यहाँ पे कैरेक्टर का यही मतलब है कि वह वस्तु मिट्टी का बना है, प्लास्टिक का बना है, शीशे का बना है, या मिश्रित माध्यमों का बना है, या मेटल का बना है। तो ऐसे टोन के वस्तुओं को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, उसके बारे में कितना आपको नॉलेज है, इसके नॉलेज का भी विस्तार आपको इस कोर्स में किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कंपोजिशन कैसे होना चाहिए, कंट्रोल कैसे लाइट एंड शेड का करें, कंपोजिशन कैसे करें, टेक्सचर, ड्रेपरी, कलर को कैसे कंट्रोल करें और उसका यूज भी कैसे करें। नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि वस्तु के कैरेक्टर का कितना आपको ज्ञान है, आप कैसे उसको देख पा रहे हैं। तो आप ऐसे धीरे धीरे क्या करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे वस्तुओं को ऑब्जर्व करने के लिए और अपने स्टिल लाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आउटकम की बात मैं करता हूँ। इसके कोर्स में यदि आपने प्रवेश लिया है तो उसका परिणाम क्या होगा। सबसे पहले तो आप किसी भी वस्तु के रूप और आकार के बारे में जान पाएंगे। यहाँ दो शब्द की मैंने बात किया है, शेप और फॉर्म। रूप में केवल आपके लाइन का दर्शन होगा, वह है
आकार का दर्शन होगा, जैसा कि मैंने स्केच में बताया था। तो स्केच में जब भी आप करेंगे तो वहाँ रूप की ही बात होगी, शेप की ही बात होगी, फॉर्म की बात होगी। शेप की बात जब हम करेंगे वहाँ ड्राइंग की बात होगी, जहाँ पे डायमेंशन है। तो इस प्रकार आप किसी भी वस्तु के आकार और रूप का दर्शन कर पाएंगे और आप बेहतर रूप से सीख पाएंगे। इसके बाद आपको उसके प्रिंसिपल के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। स्टिल लाइफ का सिद्धांत क्या है, टेक्निक क्या है, तो इसमें क्या सिद्धांत में स्टिल लाइफ को बनाने के लिए कैसे डायमेंशन क्रिएट किया जाए, किस टोन की बात की जाए, कितनी मात्रा की टोन प्रयोग में लाया जाए, टेक्सचर है तो उस टेक्सचर को कितने बेहतर रूप से बनाया जाए। तो आप टोन, टेक्सचर, डायमेंशन आदि को बेहतर रूप से सीख पाएंगे। इसके बाद आपको कंपोजिशन सेंस का भी नॉलेज हो जाएगा और आप यदि स्व संयोजन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो इस स्टिल लाइफ अध्ययन से आप अपने इमोशन को भी पेंट कर पाएंगे। और मैंने टारगेट लर्नर की बात की थी शुरू में, तो आप जो फाइन आर्ट्स के प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर अपने प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। निफ्ट, NIT, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके बाद जो अदर डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं, जैसे मेडिकल हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस हो गया, IIT के विद्यार्थी हो गए, अदर डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हो सकते हैं। यदि वो इस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है तो यह चीज़ वो सीख पाएंगे और बेहतर रूप से अपने प्रोजेक्ट, फाइल, चार्ट पेपर, अपने लैब के इक्विपमेंट्स को बेहतर रूप से देख पाएंगे और बना पाएंगे। और मैं लास्ट में बात करूंगा कि जो शौकीय रूप से सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, यदि यह कोर्स उन्होंने चॉइस किया हुआ है तो उनको ऑब्जेक्ट के बारे में गहनता से पता चल पाएगा और वह ट्यूशन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, कहीं पे प्राइवेट रूप से पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे, या अपने इमोशन को पेंट करने के लिए भी खुद वो तैयार हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, स्केचिंग, इक्विपमेंट्स, टोन, टेक्सचर, शेडिंग, सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। और मैं बात करूंगा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में। आपको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। उसको भी हमने प्लान किया हुआ है कि वीक में कैसे आपको बताया जाएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होता क्या है? फाइन आर्ट्स की भाषा में लाइन, टोन, टेक्सचर, कलर, फॉर्म इत्यादि। तो लाइन कितने तरह का होता है? वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, सर्किल, ट्रायंगल इत्यादि। टोन, रंग के हल्के गहरेपन को टोन कहते हैं। प्राइमरी कलर की बात करें हम, प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग, लाल, नीला, पीला, तीनों के टोन अलग होते हैं। पीले का टोन हल्का होगा, लाल का टोन उससे गहरा होगा, नीले का टोन उससे ज़्यादा होगा। सेकेंडरी कलर की बात हम करें, जैसे बैगनी, हरा, नारंगी, इस ग्रुप में भी आप देखें तो ऑरेंज का टोन हल्का होगा, बैगनी का टोन ज़्यादा होगा, हरे का टोन बैगनी से कम होगा लेकिन ऑरेंज से ज़्यादा होगा। इसी प्रकार टोन की हम बात करें पेंसिल में, तो पेंसिल को जो चलाया जाता है, स्टिल लाइफ में जो आप पेंसिल का यूज करेंगे उसमें मुख्य रूप से शुरू में विद्यार्थी को 3 टोन पे ही फोकस करना चाहिए, लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन। ओवरऑल मिलाकर उसको शेडिंग की परिभाषा दे दी जाती है। तो किसी भी वस्तु का जब आप अंकन करेंगे
उसमें टोन क्या होगा, तो पेंसिल का जो टोन होगा 3 होगा, लाइट, मिडिल और डार्क। इसके बाद फॉर्म की बात हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं उसमें 2 ही रूप के दर्शन होते हैं, उनका 2 ही रूप होता है, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। इसके बाद कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, कैसे वस्तुओं को सजाया जाए। इसके बाद स्टिल लाइफ में इक्विपमेंट्स क्या क्या होंगे, पेंसिल, रबड़ तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप कम से कम मात्रा में इरेजर का यूज करेंगे। शुरू में 1-2 प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आदत में आपको नहीं लाना होगा, नहीं तो आदत खराब होने से बार बार आप किसी भी लाइन को मिटाएंगे फिर बनाएंगे। तो आप हल्के लाइन का प्रयोग करें शुरू में, उसको फिर धीरे धीरे उसका विस्तार करें। तो पेंसिल हो गया। पेंसिल में कितने तरह के पेंसिल, ग्रेफाइट, चारकोल पेंसिल, कलर पेंसिल इत्यादि। इसके बाद कलर पैलेट की बात हम करेंगे। वाटर कलर पैलेट कैसा होगा, ऑयल कलर पैलेट कैसा होगा। इसके बाद यदि वाटर कलर और ऑयल कलर की बात की गई है तो बात आएगी कि उसका पैलेट कैसा होगा, उसका ब्रश कैसा होगा। तो ब्रश वाटर कलर के लिए सेवेल हेयर के ब्रश का ही प्रयोग करेंगे और ऑयल कलर रंग के लिए हॉग हेयर मतलब कठोर बालों वाले ब्रश का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कैनवस पे ही ऑयल कलर पेंट अधिकतर किया जाता है। पेपर पे यदि आपको करना है तो फ्लैट ब्रश सेवेल हेयर का आप ले सकते हैं, राउंड ब्रश आप ले सकते हैं। इसके बाद लाइट की बात। लाइट ऐसी चीज है, किसी वस्तु की ब्यूटी को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा। आशा करता हूं कि आप सभी इस विषय के बारे में संक्षेप में जान गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, स्टिल लाइफ के परिभाषा के साथ, स्टिल लाइफ के जर्नी के साथ, स्टिल लाइफ का बैकग्राउंड क्या है, स्टिल लाइफ की शुरुआत कहाँ से है। यदि इंडियन पेंटिंग के बारे में बात करें तो भी विस्तार से अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भारत में कैसे स्टिल लाइफ का प्रयोग हुआ और किस नाम से वो जाने जाते थे और यूरोप में उसकी जर्नी क्या रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितने भी मैंने स्टिल लाइफ के अध्ययन के संदर्भ में बातें की है, आप बड़ी सहजता से उसको स्वीकार किए होंगे, ऑब्जर्व भी किए होंगे। एक एक बिंदुओं पे आप ध्यान जरूर दें। इसी वीडियो के साथ पूरा का पूरा 30 वीडियो निर्भर है। यदि पहले वीडियो को आप मिस करते हैं तो शायद बीच के जो वीडियो होंगे उसके जो वाक्य हैं, उसके जो शब्द हैं, उसका जो परिभाषा है, उसका एक्सप्लेनेशन है, वो आप कहीं ना कहीं नहीं समझ पाएंगे। तो आप पहले वीडियो को ध्यान से एक एक सेंटेंस को, एक एक शब्द को बार बार आप ऑब्जर्व करें, ताकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस कोर्स में पहली बार प्रवेश ले रहे हैं। वो शौक तो रखते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन काल में शौक रखते थे, लेकिन किसी कारणवश से उनका आर्ट के प्रति डिस्टेंस मेंटेन हो गया था, पारिवारिक कुछ भी हो सकता है। तो उनको दोबारा से यदि मौका मिला है तो रिसाइकिल करें अपने नॉलेज को, जो बचपन में या किसी एज ग्रुप में वो ऑब्जर्व किए होंगे, तो उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। और आप एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को, जैसे कि आप बार बार स्केचिंग, स्टिल ड्राइंग, टोन, टेक्सचर, कलर, कंपोजिशन आदि को बार बार यूज करें।
ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें फीड हो जाएं और जब कोई बात करे तो आपका माइंड तुरंत वहाँ पहुँच जाए। अच्छा ये होता है, स्केचिंग ये होता है, अच्छा ड्राइंग ये होता है। मैं इस आधे घंटे की वीडियो में आपको विस्तार से भी बताऊंगा, लेकिन आपको और भी जानकारी लेनी है तो कुछ किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा और भी सर्च कर सकते हैं और भी भारतीय कला में स्टिल लाइफ की महत्ता क्या है, कौन से आर्टिस्टों ने स्टिल लाइफ को बेहतर बताया है, या आज के समय में कौन कौन से भारतीय चित्रकार जो हैं या कोई भी कलाकार स्टिल लाइफ के सीरीज को लेकर पेंट कर रहा है। तो आपको बार बार इस वीडियो को एक बार आप ना देखें, लगभग 20 से 25 से जितनी बार आप देखेंगे सुनेंगे, आपके माइंड में वो सारी चीज़ों का, शब्दों का समावेश होगा और विस्तार से आप स्टिल लाइफ, स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ अर्थात वस्तु चित्रण का जो अध्ययन है उसके बारे में आप जान पाएंगे। बार बार आप कोई भी चीज़ ड्रॉ होता है तो उसको पेंटिंग कह देते हैं, पेंटिंग नहीं होता है, वो वास्तव में स्केचिंग ही होता है। तो आप कोई लाइन ड्राइंग में कोई चीज़ की गई हो तो उसको स्केचिंग ही बोलें। ड्राइंग का मतलब है कि वो डायमेंशन में दिखना चाहिए, वहाँ पे शेडिंग होना चाहिए, वहाँ पे पेंसिल के टोन का दर्शन होना चाहिए, वो ड्राइंग ही होगा। पेंटिंग बोलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि रंगों का प्रयोग होगा, रंगों के टोन का प्रयोग होगा, रंगों के टेक्सचर का प्रयोग होगा। तो आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक बार बार मेरे से स्टिल लाइफ के बारे में जान पाया। स्केचिंग और ड्राइंग, टोन, टेक्सचर, कंपोजिशन, लाइट एंड शेड के बारे में बार बार मैं उसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए और इसका जो एक परिचय है, संक्षेप परिचय, उसके बारे में भी आप सुन लिए होंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस विषय के बारे में संक्षेप में जान गए होंगे। मिलते हैं इसी वीक के अगले वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।